चलिए, भारत के विशाल साम्राज्य को हथिया लेने के बाद इस पर नियंत्रण रखने, शासन चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उपयुक्त तरीके तैयार करने पड़े थे। 1757 से 1857 की लंबी अवधि के दौरान कंपनी की प्रशासनिक नीति अक्सर बदलती रही। कभी अंग्रेजों ने ये बोला कि भाई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी। कभी उन्होंने कहा कि नहीं, हस्तक्षेप भी किया जाएगा और क्षेत्रों का अधिग्रहण भी किया जाएगा, साम्राज्य का विस्तार भी करना होगा हमें, है ना। इसी में आप देखेंगे बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। दोहरी शासन व्यवस्था बंगाल में कौन लागू करता है? क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव शुरुआत करता है और समाप्त करता है वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, हाँ ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स इसको समाप्त करता है। ठीक है, चलिए, फिर भी इसने अपना मुख्य लक्ष्य कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। वे इनके लक्ष्य क्या थे? कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी, इनका एक लक्ष्य तो ये था। भारत पर अधिकार को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना, ये भी इनका लक्ष्य था। और भारत पर ब्रिटिश पकड़ को कायम रखना, साथ ही साथ उसे सुदृढ़ करना। इसके अलावा जितने उद्देश्य थे वो इन उद्देश्यों की मदद के लिए थे। मुख्य रूप से 3 ही 4 उद्देश्य थे इनके भारत में। उसके अलावा जितने भी उद्देश्य उनके थे वो सब इनको पूरा करने के लिए थे। ठीक है, भारत सरकार का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया और विकसित किया गया था। इस मामले में मुख्य जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, ताकि बिना व्यवधान के भारत के साथ व्यापार किया जा सके और इसके संसाधनों का दोहन किया जा सके। ठीक है, सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? प्रत्येक राज्यों में, देशी राज्यों में उन्होंने क्या किया है? अपनी सेना का गठन कर दिया, अपनी सेना की नियुक्ति कर दी, एक रेजिमेंट को बैठा दिया, जो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं था, लेकिन बाद में वो आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग जाता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखनी है। सर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने 1765 में जब बंगाल पर नियंत्रण कर लिया तो इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई नया परिवर्तन करने का उनका नाम मात्र को भी इरादा नहीं था। वो सिर्फ अपना लाभकारी व्यापार जारी रखना चाहते थे और चाहते थे कि कर वसूल कर उसको इंग्लैंड भेजते रहें। इन्होंने जब बंगाल पर कब्जा किया तो ये सिर्फ अपना व्यापार ही बढ़ाना चाह रहे थे, और साथ ही साथ जो टैक्स वैक्स वसूलते वो सारे टैक्स कहाँ भेजना था उनको? ब्रिटेन में भेजना था। ठीक ना, ध्यान रखना। 1765 से 1772 तक दोहरी शासन व्यवस्था चल रही थी। भारतीय अधिकारियों को पहले जैसे काम करने की अनुमति थी, लेकिन ऐसा वे ब्रिटिश गवर्नर ब्रिटिश अधिकारियों की देख रेख में ही कर सकते थे। प्रशासनिक परिवर्तन में देखो, ऐसा नहीं किया गया कि सबको बदल दिया गया, सबको हटा दिया गया, कुछ नहीं ऐसा हुआ है। जो जैसा काम कर रहा था उसको वैसा ही काम करने दिया गया बस। लेकिन ये था कि जो लोग काम करेंगे वो अंग्रेजों के संरक्षण में ही काम करेंगे, अंग्रेजों की देखरेख में ही काम करेंगे। ठीक है ना। भारतीय अधिकारियों के पास दायित्व थे, ये याद रखना, उनके पास दायित्व थे लेकिन अधिकार नहीं थे। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भारतीय अधिकारी थे तो भारतीय अधिकारी अधिकार विहीन दायित्व से परिपूर्ण थे। ठीक ना, अधिकार विहीन दायित्व से परिपूर्ण थे। बात समझ रहे हैं? चलिए, इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों के पास अधिकार पूरे थे लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं था। भारतीय अधिकारी जो थे उनके पास अधिकार विहीन दायित्व प्राप्त थे, उनको अधिकार विहीन दायित्व प्राप्त थे। लेकिन अंग्रेज अधिकारी जो थे उनके पास क्या था? दायित्व विहीन अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, दोनों ही तरफ के अधिकारी भ्रष्ट और दुराचारी लोग थे, दोनों तरफ से भ्रष्टाचार था भाई। 1772 में कंपनी ने दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, बंगाल का शासन अपने हाथ में लेकर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। वॉरेन हेस्टिंग्स का समय है, याद रखना। इस समय क्या हुआ? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त होकर कंपनी के हाथों में वहां का शासन ले लिया गया, अपने अधिकारी उन्होंने खुद नियुक्त किए। लेकिन विशुद्ध रूप से व्यापार करने वाली कंपनी में जो अंतर्निहित बुराइयां होती हैं वो जल्दी ही स्पष्ट झलकने लगी। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार कंपनी थी जिसका ढांचा पूर्वी देशों से व्यापार के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही इसका सर्वोच्च अधिकारी इंग्लैंड में रहता था। वो भारत से हजारों मील की दूरी पर था। इसके बावजूद करोड़ों लोगों के ऊपर इसने राजनीतिक आधिपत्य कायम कर लिया था। इस असामान्य स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार के आगे अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। कौन सी समस्याएं? ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साम्राज्य का ब्रिटेन में बैठे कंपनी के अधिकारीगण हजारों मील दूर भारत स्थित अधिकारियों और सैनिकों की विशाल संख्या पर किस प्रकार नियंत्रण करे, ये सबसे बड़ी समस्या है ब्रिटिश सरकार के सामने। बंगाल, मद्रास, बंबई में बिखरे हुए कंपनी के अधिकार क्षेत्रों के लिए भारत में एक ही नियंत्रण केंद्र किस प्रकार स्थापित किया जाए? बंगाल भी है,
मद्रास भी है, बम्बई भी है, इनके लिए एक ही नियंत्रण केंद्र कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमें पता है अभी 1772 तक की हालत है कि बंगाल का अपना गवर्नर है, बम्बई का अपना गवर्नर है, मद्रास का अपना गवर्नर है। तीनों अपने अपने क्षेत्रों में नए नए अपने अपने कानून लागू कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से वहां पे निपट सकते हैं। ठीक है। इनमें से पहली समस्या सबसे विकट थी, सबसे महत्वपूर्ण भी थी कि यहाँ के जो अधिकारी गण थे उन पर नियंत्रण कैसे किया जाए। ये सबसे विकट विकट समस्या रही है। इसके अलावा यह समस्या ब्रिटेन में जारी दलगत और संसदीय दांव-पेचों से, अंग्रेज राजनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से और अंग्रेज व्यापारियों के व्यापारिक लोभ से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। ब्रिटेन में और भी लोग रहते थे। ब्रिटेन में जो संसद सदस्य थे, जो नेता लोग थे, वो लोग भी भारत में व्यापार करना चाहते थे, लेकिन कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कैसे समाप्त किया जाए। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी के आगे किसी की नहीं चलती थी। सब खाली देख रहे थे कि व्यापार हमको भी करना, लेकिन मौका मिलना चाहिए। उसी मौके की तलाश थी। ठीक है, जो 1773 में सामने निकल के आता है रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। ठीक है। बंगाल के भारी संसाधन कंपनी के हाथों में आ गए थे। उसके मालिकों ने फौरन ही लाभांश की दर बढ़ाकर 1767 में 10% कर दी थी और 1771 में उन्होंने इसे और भी बढ़ाकर 12.5% करने का प्रस्ताव रखा था। कंपनी के अंग्रेज सेवकों ने अपनी स्थिति का लाभ उठाकर गैर कानूनी और असमान व्यापार से तथा भारतीय शासकों जमींदारों से जबरदस्ती रिश्वतें और तोहफे वसूल करके तेजी से धन कमाया। यहाँ पर भ्रष्टाचार था, रिश्वत थी, और क्या लेते थे ये लोग? उपहार, है ना। क्योंकि हमने पढ़े हैं, जितने भी युद्ध पढ़े हैं लगभग सब में देखा जाए तो किसी को 25 लाख रुपया इनाम मिल रहा है उपहार के रूप में, है ना। किसी को दीवानी दे दी जा रही है, किसी के नाम से पैसा दिया जा रहा है, सेना को कुछ और दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार का क्या मतलब था, हमने पहले भी पढ़ रखा है। कंपनी के जो छोटे मोटे लोग थे, जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे, वो आंतरिक व्यापार करते थे। उनको आंतरिक व्यापार में जो एक छूट का दस्तावेज एक दिया गया था, वो उसका दुरुपयोग करते थे। दुरुपयोग कैसे करते थे? वो तो अपना व्यापार चला ही रहे थे, साथ में वो अपने उस दस्तक को बेच भी दिया करते थे। बात समझे ना, बेच भी दिया करते थे। क्लाइव जब 34 वर्ष की आय में इंग्लैंड लौटा तो उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसे प्रतिवर्ष 40,000 पाउंड की आय हो सके। कंपनी द्वारा दिए जा रहे लाभांश की ऊंची दरों और उसके अधिकारी जो भारी संपत्ति लेकर स्वदेश लौटते, उसने ब्रिटिश समाज के दूसरे वर्गों में भी ईर्ष्या की आग भड़का दी। कंपनी के अधिकारी के कारण पूर्व के साथ व्यापार न कर पा रहे व्यापारी, उद्योगपति का उभरता वर्ग, आमतौर पर ब्रिटेन में मुक्त उद्यम की उभरती शक्तियां, ये सभी उस लाभकारी भारतीय व्यापार, भारत की विशाल संपत्ति में हिस्सा बटाना चाहते थे, जिसका अभी तक कंपनी और उसके सेवक ही उपयोग कर रहे थे। अभी हमने बताया ना। ठीक है। इसलिए इस व्यापार पर कंपनी के अधिकार को तोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश की। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बंगाल में कंपनी के शासन पर हमला किया। भारत से ब्रिटेन लौटने वाले कंपनी के अधिकारियों को अपना खास निशाना बनाया। जो यहाँ से लौट कर जाते थे उन पर खास निशाना बनाया गया। और याद रखिए, यहाँ से जो कमा के जाते थे वहाँ ब्रिटेन में उनको नवाब बुलाया जाता, नवाब। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, इन अधिकारियों को नवाब कहकर उनकी हंसी उड़ाई जाती थी। प्रेस में और मंच पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। अभिजात वर्ग ने उनका बहिष्कार किया। भारतीय जनता का शोषक उत्पीड़क कहकर उनकी निंदा भी की। वहाँ के अभिजात वर्गों ने किया ऐसा। उनके दो खास निशाने, कौन कौन? दो खास निशाने कौन से? क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स। कंपनी के विरोधियों को आशा थी कि नवाबों की निंदा करके वे कंपनी को अलोकप्रिय बना सकेंगे और फिर उसे स्थानाच्युत कर सकेंगे। स्थानाच्युत का क्या मतलब हुआ? स्थानांतरित कर देंगे, पदच्युत कर देंगे। पदच्युत मतलब क्या होता है? पद से हटा देंगे। ठीक है, हमारा भी काम चलने लग जाएगा। अनेक मंत्री और संसद दूसरे सदस्य भी बंगाल की संपत्ति से लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जन समर्थन पाने के लिए कंपनी को मजबूर किया कि वह ब्रिटिश सरकार को खिराज दे, ताकि भारत से प्राप्त राजस्व के सहारे इंग्लैंड में टैक्स या सार्वजनिक ऋणों को बोझ को कम किया जा सके। 1767 में संसद ने एक कानून बनाकर 1767 में एक कानून बनाया गया। कंपनी के लिए ब्रिटिश खजाने में प्रतिवर्ष 4 लाख पाउंड देना अनिवार्य बना दिया। 1767 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि कंपनी हर साल, मतलब एक साल में 4 लाख पाउंड ब्रिटिश खजाने में रखे या जमा करे। ब्रिटेन के अनेक राजनीतिक विचारक और राजनेता कंपनी और उसके अधिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि शक्तिशाली बनकर कंपनी और उसके अधिकारी अंग्रेजी राष्ट्र और उसकी राजनीति को भ्रष्ट कर सकते थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन की राजनीति अत्यंत ही भ्रष्ट हो चुकी है। 18वीं सदी का उत्तरार्ध का क्या मतलब है भाई? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन की राजनीति अत्यंत ही भ्रष्ट हो चुकी थी। कंपनी और उसके अधिकारियों ने अपने एजेंटों के लिए पैसे के बल पर हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यताएं प्राप्त की थी। कंपनी और उसके अधिकारियों की, ठीक है। अनेक अंग्रेज राजनेताओं को चिंता लगी थी कि भारत की लूट
के बल पर कंपनी और उसके अधिकारी ब्रिटिश सरकार पर निर्णायक प्रभाव डालने की स्थिति में आ जाएंगे। कंपनी और उसके विशाल भारतीय साम्राज्य पर अंकुश लगाना जरूरी था, वरना भारत की स्वामिनी बनकर कंपनी ब्रिटिश प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लेगी और ब्रिटिश जनता की स्वतंत्रता नष्ट करने की स्थिति में आ जाएगी। मात्र कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों पर अर्थशास्त्रियों के उस उभरते वर्ग ने भी चोट की जो मुक्त व्यापार उद्योग पर आधारित पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। शास्त्रीय अर्थशास्त्र के संस्थापक एडम स्मिथ ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशंस में सीमित सदस्यता वाली कंपनियों की निंदा की। किसने की है? एडम स्मिथ ने। क्या कहा इन्होंने? इस तरह इस प्रकार की सीमित कंपनियां अनेक अर्थों में क्षतिकारी हैं। वे जिन देशों में स्थापित होती हैं उनके लिए कमोबेश असुविधाजनक होती हैं और जिन देशों में दुर्भाग्य से उनकी सरकार स्थापित हो चुकी है उनके लिए विध्वंस का कारण होती है। इस तरह ब्रिटिश राज्य और कंपनी के अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों का पुनर्गठन आवश्यक हो गया। ठीक है, ब्रिटिश राज्य और कंपनी के अधिकारियों के पारस्परिक संबंध। फिर एक समय ऐसा आया जब कंपनी को सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगना पड़ा। इसी 10 लाख पाउंड ऋण के चक्कर में ही कंपनी पर यह नियंत्रण लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। लेकिन अगर कंपनी के अनेक शक्तिशाली शत्रु थे तो संसद में उसके शक्तिशाली मित्र भी थे। शत्रु और मित्र दोनों थे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि कंपनी ने क्या किया है, पैसे के दम पर अपने कुछ प्रतिनिधियों को ब्रिटिश संसद में बैठा रखा है। ठीक है, तो उनके मित्र भी, जाहिर सी बात उनके मित्र भी वहां रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, कंपनी के अधिक शक्तिशाली शत्रु थे तो संसद में उसके शक्तिशाली मित्र भी थे। इसके अलावा सम्राट जॉर्ज जो तृतीय थे वो इस कंपनी के संरक्षक भी रहे। इसलिए कंपनी ने जमकर शत्रुओं का सामना किया। अंत में संसद ने एक समझौते का रास्ता निकाला जिसके अनुसार कंपनी के हित और ब्रिटिश समाज के विभिन्न प्रभावशाली वर्गों के बीच एक नाजुक संतुलन कायम हो गया और यह तय किया गया कंपनी के भारतीय प्रशासन की बुनियादी नीतियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को ब्रिटेन के उच्च वर्गों के सामूहिक हित में चलाया जा सके। साथ ही पूर्व के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहेगा। ये सारी चीजें इसमें की गई थी। ठीक है ना। पूर्व के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहेगा और भारत में अपने अधिकारी नियुक्त करने उसका बहुमूल्य अधिकार भी उसी के हाथ में दे दिया गया था। भारत के प्रशासन का ब्यौरा, विस्तृत ब्यौरा कंपनी के डायरेक्टरों के लिए छोड़ दिया गया। 73 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया तो रेगुलेटिंग मतलब भाई एक ऐसा अधिनियम है जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा ही बनाया गया था लेकिन कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया, इसलिए उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि वो उस समय पारित हुआ था या उस समय ये चलन में आया जिस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट हुआ करते थे और विलियम पिट के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था, इसलिए इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। क्लियर। 20 साल पर एक अधिनियम लाया जाता था, यह प्रावधान किया गया था। 20 साल पर क्या होता था कि पिछले वाले अधिनियम की समीक्षा की जाती थी, फिर नया वाला चार्टर लागू किया जाता था। जो उसमें कमियां होती थी उसमें इसको पूरा किया जाता था, यही काम था चार्टर में। लेकिन चार्टर बोला क्यों जाता था? ब्रिटिश महारानी के हस्ताक्षरित लेख के आधार पर जो अधिनियम पारित किए गए या लागू किए गए उन्हें कहा गया चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश महारानी के हस्ताक्षरित लेख के आधार पर पारित किए गए अधिनियमों की श्रृंखला को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। क्लियर यहां तक? कितने चार्टर कितने आए? 20 साल पे आते थे, याद रखना, प्रत्येक 20 साल पे। पहला चार्टर आया 1793, दूसरा 1813, तीसरा 1833, चौथा 1853 में। ठीक है। और जब भी ये आए हैं कंपनी में कुछ न कुछ बदलाव जरूर हुआ है। 1793 में देखिए अच्छी खासी चीजें बदलाव, अच्छे खासे बदलाव हुए और 93 का चार्टर एक्ट किसके समय में आया था? कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है। 1813 में जब चार्टर लाया गया तो उसका प्रावधान क्या था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। समाप्त करने की बात नहीं थी, याद रखना, सीमित किया गया था, है ना। 1833 का जब चार्टर लाया गया तो उसमें क्या किया गया? कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया गया। पूरे ब्रिटेन को बोला गया कि जाओ भारत में खेती करो,
ठीक है। अब रही भारत परिषद अधिनियम की बात। ये जब परिषद अधिनियम जब आ रहे थे ना, तो उस समय तक भारत में परिषदीय व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत ही, लेकिन स्थापित हो चुकी थी। वो जो अधिनियम लाए जा रहे थे ना, उन परिषदों के माध्यम से लाए जा रहे थे। 1892 का जो परिषद अधिनियम था, वो परिषद अधिनियम इसलिए नहीं लाए, अंग्रेज लोग अपनी खुशी से नहीं लाए थे, उनको भारतीयों को संतुष्ट करना था, इसलिए वो लेकर आए थे 1892 वाला अधिनियम। क्योंकि वो दोबारा 1857 की क्रांति झेलने के पक्ष में नहीं थे, हालत में ही नहीं थे। 1892 का अधिनियम लाए, थोड़ा बहुत उन्होंने भारतीयों को अपना वो दिया कि चलो भैया तुम्हें भी ये मिल गया, तुम्हें वो मिल गया, तुम्हें भी देते थे, तुम भी बोलो जाओ, है ना। बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। उन पीएससी में प्रश्न भी पूछा गया है, भारत सरकार का गृह शुल्क क्या था। भारत सरकार मतलब औपनिवेशिक काल में, मतलब ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है। भारत सरकार का गृह शुल्क क्या हुआ करता था, इसमें प्रश्न पूछा गया है। मतलब इंग्लैंड में जो राज्य सचिव है, इंग्लैंड में बैठे राज्य सचिव के द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय गृह शुल्क कहलाता था। ठीक है, याद रखना इसे। इसमें गृह सर एक बार फिर से। भारत सरकार के गृह शुल्क का मतलब है इंग्लैंड में बैठे हुए राज्य सचिव के द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय गृह शुल्क था। गृह शुल्क पर भारत, अब देखिए गृह शुल्क में क्या क्या चीजें आती थी, क्या क्या नहीं आती थी। क्या नहीं आता था गृह शुल्क में, जैसे अगर बात करें युद्ध में, लड़ाई अगर कुछ हुई, कहीं युद्ध हो रहा है, युद्ध खर्च अगर हुआ है, युद्ध खर्च अगर हो रहा, भारत के बाहर अगर कोई युद्ध लड़ा गया है अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें कोई भी पैसा, किसी भी प्रकार का खर्चा हुआ है, तो वो गृह शुल्क पर भारित नहीं होता था, भारत से बाहर अगर लड़ा जा रहा है तो। ठीक है, इस समय एक शब्द का यूज किया गया था, इंपीरियल प्रेफरेंस। इंपीरियल प्रेफरेंस, यह शब्द किसके लिए यूज किया गया। इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब है कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है, जिसको इंपीरियल प्रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। इसका मतलब क्या है भाई, देखो आयात पर बिल्कुल शुल्क नहीं था, लेकिन निर्यात पर ज्यादा शुल्क लगा दिया गया था। आयात पर बिल्कुल नहीं, लेकिन निर्यात पर शुल्क ही शुल्क था। इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब ये है। हमको पता है इन्होंने कई सारी व्यवस्थाएं, जैसे 3 व्यवस्थाएं हमने पढ़ी हैं, राजस्व व्यवस्थाओं को इन्होंने लागू किया। ठीक है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि भारत में सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जो प्रश्न। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त। अच्छा, इन पे ध्यान रखना। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया था इन्होंने। धन के निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन किया था दादा भाई नौरोजी ने, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, लंदन में एक बैठक होती है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब होती है, 1867 में होती है। कहाँ पर हो रही है, लंदन में हो रही है। यहीं पर इन्होंने एक लेख प्रस्तुत किया था। लेख का नाम क्या था, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इस लेख के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया है ना, कि धन के निष्कासन का सिद्धांत कैसा है।
मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन इन्होंने किया था 1867 में लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में एक लेख के माध्यम से धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उस लेख का नाम था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है ना? ठीक है। इन्होंने धन के बहिर्गमन को क्या कहा था? धन के बहिर्गमन को इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। ये संज्ञा दी थी इन्होंने धन के बहिर्गमन को, ये वाली संज्ञा इन्होंने दी थी। इनके अलावा अगर देखेंगे और कौन लोग हैं? आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने भी एक किताब निकाली थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस किताब के माध्यम से इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया था। ठीक है, धन बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया। इसमें इन्होंने बताया भी कि यह सकल राजस्व का आधा हिस्सा है। सकल राजस्व का आधा हिस्सा है ये। ठीक है ना? ये आर.सी. दत्त ने बताई है। एक चीज और याद रखना, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को 1896 में एक कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी में स्वीकार किया गया। अध्यक्ष कौन थे इसके? नौरोजी। नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इनके अलावा आर.सी. दत्त के अलावा और कौन था जिन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया था? इसमें एक नाम आता है एस.एन. बनर्जी का। एस.एन. बनर्जी का भी नाम आता है, बनर्जी का नाम आता है। जी.वी. जोशी का भी नाम आता है, जी.वी. जोशी का भी नाम आता है। एम.जी. रानाडे का भी नाम आता है, एम.जी. रानाडे। जी. सुब्रमण्यम, जी. सुब्रमण्यम। इन सब ने धन बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है ना? तो याद रखना, जो 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें साफ तौर पर यह एक्सेप्ट किया गया कि भारत में जो अकाल पड़ रहे हैं, जो गरीबी है, वो उसका मूल कारण क्या है? वो किसका परिणाम है? तो परिणाम भाई धन का बहिर्गमन है। धन बहिर्गमन के कारण ही ये गरीबी और अकाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, ये हमें इतना ध्यान। मेरिसन एक नाम है, ब्रिटिशर्स है। उसने ये बताने का प्रयास किया, ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो गृह व्यय था, गृह व्यय जो अभी हम बता रहे थे, गृह व्यय बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, उसने ये बताने का प्रयास किया। उसने ये जो धनराशि थी भारत के विकास के लिए ही जरूरी थी, ऐसा भी उसने बताया। ठीक है। मेरिसन ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत में अच्छी सरकार दी है, कानून और न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना भी की है, यातायात, संचार व्यवस्था, उद्योगों का विकास भी किया है, साथ ही साथ भारत में पूंजी निवेश करके भारत का आधुनिक विकास किया है। मेरिसन का ये कथन है, मेरिसन का मानना है ये। लेकिन राष्ट्रवादी जो चिंतक हैं, वो भारत को अंग्रेजों द्वारा उपलब्ध कराई गई पूंजी की आवश्यकता को नकार दिया कि मतलब इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं यदि भारत में स्वयं पूंजी का संचय होता तो ठीक। राष्ट्रवादी चिंतक हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं। ठीक है ना? राष्ट्रवादी चिंतकों का मानना यह भी है कि इन सब विकास कार्यों से हमारा विकास तो नहीं हुआ, लेकिन उत्पीड़न में वृद्धि जरूर हुई है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ। उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गईं।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात है। ठीक है, पर रेगुलेटिंग एक्ट व्यवहार में जल्द ही बेकार सिद्ध हो गया। इसके कारण ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर प्रभावी और निर्णायक नियंत्रण नहीं मिल सका। यह कानून कंपनी और उसके उन विरोधियों के झगड़े को भी सुलझा नहीं सका जो लगातार शक्तिशाली और मुखर होते जा रहे थे। इसके अलावा कंपनी अपने शत्रुओं के हमले का निशाना बनी रही। ठीक है, क्योंकि उसके भारतीय अधिकार क्षेत्रों का प्रशासन भ्रष्ट, दमनकारी, आर्थिक दृष्टि से विनाशकारी ही बना रहा। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उस हद तक सफल नहीं हो सका जिस हद तक उसकी सफलता के लिए सोचा गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों और ब्रिटिश राजनीति उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक नया कानून आया, नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम बताए थे, विलियम पिट जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। इसलिए इसका नाम, जब ये कानून पारित हुआ तो इसका नाम क्या रखा गया? पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इसके बल पर ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर और उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। उसने भारतीय मामलों की देखरेख के लिए 6 कमिश्नर भी नियुक्त किए। ये 1784 के तहत हुआ है। इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। मतलब 6 कमिश्नर जो थे, इसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे, ध्यान रखना है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और भारत सरकार के कार्यों का मार्गदर्शक और संचालन इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को करना था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? तो काम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और भारत सरकार के कार्यों का मार्गदर्शन करना, उनका संचालन करना। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल के हाथों में दे दिया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? भारत में गवर्नर जनरल तो थे ही, भारत शासन गवर्नर जनरल तो थे ही, 3 सदस्यों की एक परिषद भी बनाई गई गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। ठीक है ना? फिर ताकि अगर एक सदस्य का समर्थन भी गवर्नर जनरल को प्राप्त हो तो वह अपनी बात मनवा सके। जो अब गवर्नर जनरल है वो कंपनी का नहीं है, वो ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल है ना? चलिए, ठीक है। इस कानून ने बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया था? बंबई और मद्रास को क्या कर दिया? युद्ध, कूटनीति के मामले में, राजस्व के मामले में बंगाल के अधीन कर दिया। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग शुरू हुआ, इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की राष्ट्रीय नीति का एक साधन बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की राष्ट्रीय नीति का एक साधन बन गई और अब भारत का शासन इस प्रकार चलाया जाना था कि उससे ब्रिटेन के शासक वर्गों के सभी भागों के हित पूरे हो सके। शासक वर्गों के सभी भागों के हितों को पूरा करने के उद्देश्य को लेकर ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। भारत और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार सुरक्षित पाकर कंपनी भी संतुष्ट थी। 1813 वाला मामला है, किसके साथ? चीन और भारत। व्यापार पर अपना एकाधिकार सुरक्षित पाकर कंपनी भी संतुष्ट हो गई। भारत में ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त करने, सेवा मुक्त करने का लाभदायी अधिकार डायरेक्टरों के हाथ में ही बना रहा। ये बात हमको याद रखना है। इसके अलावा भारत की सरकार को भी उन्हीं के माध्यम से चलाए जाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो 2 चीजें तो लिख लेंगे हम लोग, कि राजनैतिक काम जो है नियंत्रण बोर्ड में चला गया और वाणिज्यिक काम चला गया निदेशक बोर्ड के पास। ठीक है, पिट के इंडिया एक्ट ने वह सामान्य ढांचा तो निर्धारित कर दिया जिसमें भारत की सरकार 1857 तक चलाई गई, पर बाद के कानूनों ने ऐसे अनेक ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जिनसे कंपनी की शक्तियों और विशेषाधिकारों में धीरे धीरे कमी आई। 1776 में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह भारतीय साम्राज्य की शांति, सुरक्षा, उसके हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपने काउंसिल की राय को ठुकरा सके। 1776 में कौन रहा है गवर्नर जनरल? यहाँ पे अभी तो बंगाल का ही गवर्नर जनरल रहा होगा, तो बंगाल का गवर्नर जनरल इस समय कौन था? वारन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1772 से 1785 के बीच में रहा है वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार, ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया। सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई, लेकिन
चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। 1813 का चार्टर अधिनियम है ये। भारत की सरकार उसका राजस्व कंपनी के हाथों में ही बने रहे। 1813 में कंपनी के जो एकाधिकार समाप्त हुआ था, उसमें ये जो राजस्व का मामला था वो उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि भारत की सरकार का मामला और राजस्व का मामला कंपनी के हाथ में ही बना रहा। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी कंपनी के हाथ में ही रहा है। 13 के चार्टर एक्ट में सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार की बात थी, उसमें बदलाव किए गए थे। चीन और चाय इन दोनों के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना रहा। बाकी नियुक्ति के मामले में कंपनी का एकाधिकार रहा है। राजस्व और भारत के सरकार के मामले में भी एकाधिकार कंपनी का ही रहा है। ये हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार वाले मामले पर कुछ बदलाव किए गए थे। सर फर्स्ट भारत में अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी कंपनी के हाथ में रहा। 1833 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार, चीन के साथ व्यापार पर भी कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। साथ ही कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। अब उसे ही कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी पर 10.5% लाभांश भी देना था। अब सारा का सारा जो मामला था वो सब कुछ कहाँ पे चला गया? सरकार के हाथ में आ गया, ठीक है ना। सरकार के हाथ में आ गया। और ये एक चीज और याद रखना, सब याद रखना भाई, सरकार किसके लिए यूज किया गया। उसे ही कंपनी के शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी पर 10.5% लाभांश भी देना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कड़े नियंत्रण में रहकर भारत में सरकार कंपनी चलाती रही। इस तरह ऊपर वर्णित विभिन्न संसदीय कानून ने कंपनी और उसके भारतीय प्रशासन को पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। साथ ही ये भी माना जाने लगा कि भारत का रोजमर्रा का प्रशासन 6000 मील दूर रहकर नहीं चलाया जा सकता, ना ही उस पर निगरानी रखी जा सकती। इसलिए गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च अधिकार दे दिया गया। चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर काउंसिल की राय को ठुकराने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि 1776 में एक ऐसा अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को कि अगर काउंसिल में कोई प्रस्ताव लाया गया है और गवर्नर जनरल नहीं मान रहा है, मतलब कोई प्रस्ताव लाया गया, तो गवर्नर जनरल उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात यहां तक अभी चल ही रही है। सर्वोच्च अधिकार गवर्नर जनरल काउंसिल को दिया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर काउंसिल की राय को ठुकराने का अधिकार भी गवर्नर जनरल के पास ही रखा गया, ठीक है। इसलिए अब वह भारत का वास्तविक और प्रभावी शासक बन गया। ब्रिटिश सरकार की निगरानी, नियंत्रण, मार्गदर्शन में शासन चलाने लगा। कौन है ये? गवर्नर जनरल। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में प्रशासन की एक नई प्रणाली शुरू की गई, लेकिन इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने से पहले अच्छा ये होगा कि हम उन उद्देश्यों को समझ लें जिनकी पूर्ति के लिए प्रणाली बनाई गई। कौन से उद्देश्य थे भाई? ठीक है, क्योंकि किसी देश की प्रशासन प्रणाली का प्रमुख काम यह होता है कि वह उसके शासकों के उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। किसी भी कहीं का भी शासन प्रशासन होगा, पहले वो लक्ष्यों को ध्यान में रखता है ना, लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखता है, वहाँ के लोगों की हितों को ध्यान में रखता है। तो पहले सबसे यही है कि लक्ष्य आपको पता होने चाहिए, लक्ष्यों की पूर्ति और उनके उद्देश्य क्या रहे। अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य था कि कंपनी से लेकर लंकाशायर के उद्योगपतियों तक ब्रिटेन के विभिन्न वर्गों के अधिकतम लाभ के लिए वो भारत का आर्थिक शोषण कर सके। पहला उद्देश्य तो ये था इनका। 1793 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने बंगाल सरकार के लिए दो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए। कॉर्नवालिस का दो प्रमुख उद्देश्य कौन सा रहा बंगाल के लिए? एक तो रहा राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और दूसरा भारत पर अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश राष्ट्र के लिए यथासंभव लाभदायी बनाना। ठीक है, अभी क्या हुआ कि अमेरिकी क्रांति हुई थी। अमेरिकी क्रांति होने से पहले अमेरिका में जो ब्रिटेन का आधिपत्य था, उपनिवेश था, तो ब्रिटेन ने क्या किया था, अमेरिका में बहुत सारी छूट दे रखी थी उन सबको। शासन भी चलाने का था, थोड़ा बहुत प्रशासनिक व्यवस्था की देख रेख करने का भी था, उनको कानून वानून में भी थोड़ा बहुत था, उनके पास वित्तीय अधिकार भी थोड़े बहुत दिए गए, मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ उनके पास था मौजूद। जिसका खामियाजा क्या हुआ, भुगतना पड़ा इनको कि अमेरिका में लोगों के सोचने और समझने की क्षमता का विकास हुआ। उसके साथ ही उन्होंने क्या किया, आंदोलन कर दिया सरकार के खिलाफ। आंदोलन किया, अमेरिका की क्रांति ने क्या किया, अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर कर दिया। अब ब्रिटिश नहीं चाहते हैं कि दूसरी कोई ऐसी ही अमेरिका की क्रांति हो जाए और हमको वहां से भी भागना पड़ जाए। ठीक है,
ये इनका एक मकसद था कि कैसे भी करके ये भारत में अपने शासन को मजबूत रखेंगे और वो अमेरिका वाली स्थिति को फिर से नहीं दोहराना चाह रहे थे। साथ ही भारत पर विजय और उस पर विदेशी शासन का पूरा खर्च भी स्वयं भारत से ही निकाला जाना था। कॉर्नवालिस का ये मानना था कि राजनीतिक सुरक्षा भी हमारी बरकरार रहे और जो हम यहाँ पे अधिकार को जमा रहे हैं उससे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन का लाभदायी होना जरूरी है। साथ ही साथ जो भी खर्च होता है, सैन्य खर्च हो, हमारा आने जाने का खर्च हो, कहीं लड़ाई झगड़ा मचा है तो उसका खर्च हो, सैलरी वैलरी देने का खर्च है, वो सारा का सारा हमको भारत से ही निकालना है। इसलिए भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की जांच पड़ताल परम आवश्यक थी। ठीक है, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, वाणिज्य नीति क्या रही है इनकी? अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां 1757 से 1857 के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को जब अपना उपनिवेश बनाया तो इन्होंने भारत का जो शोषण किया वो शोषण का तरीका भी कई तरीके का रहा। शोषण के तरीके को उन्होंने कई चरणों के रूप में देखा। इसमें आप देखेंगे तो फिर एक नाम है, जैसे आरपी दत्त एक इतिहासकार हैं। इन्होंने इस दौर को 3 चरण में बांटे। वो 3 चरण कौन कौन से हैं? वाणिज्यिक पूंजीवाद का, औद्योगिक पूंजीवाद का और वित्तीय पूंजीवाद का चरण, है ना, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण क्या रहा है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण पढ़े पहले हम किताब ही अपनी देख लेते, नहीं इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो वाणिज्य नीति 1600 से 1757 इसमें दिया गया है। 1600 से 1757 के बीच में वाणिज्य नीति रही है। इसमें क्या क्या रहा है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में माल या बहुमूल्य धातुएं लाता था और उनके बदले कपड़े, मसाले आदि भारतीय माल लेकर उन्हें विदेशों में बेचता था। वाणिज्य नीति के तहत 1600 से 1757 के बीच में इसके मुनाफे का मुख्य स्रोत क्या था? विदेशों में भारतीय माल का विक्रय। स्वाभाविक था कि कंपनी ब्रिटेन और दूसरे देशों में भारतीय मालों के लिए नए बाजार लगातार खोजती रहती थी। इस प्रकार उसने भारतीय मालों का निर्यात बढ़ाया, उनके उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। यही कारण था कि भारतीय शासक भारत में कंपनी द्वारा फैक्ट्रियों की स्थापना को सह लेते और बल्कि इसे प्रोत्साहित भी करते थे। उनको भारत के सामान के व्यापार से, भारत के सामान की बिक्री करने, अपने बाजार में बिक्री करने से इतना मुनाफा होता था। उस मुनाफे को देखते हुए इनके जो नेता थे, जो इनके चाहने वाले थे, इनकी जो सरकार थी, वो इन्हें भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सहायता ही नहीं करते थे, बल्कि इनको प्रोत्साहन भी प्रदान करते थे कि और भी फैक्ट्रियां खोली जाएं और भी तरीके अच्छे से काम किया जाए, इस तरीके से। लेकिन आरंभ से ही ब्रिटिश उद्योगपति ब्रिटेन में भारत वस्त्रों की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। ब्रिटिश उद्योगपति ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते रहे। वस्त्रों का फैशन एकाएक बदल गया। अंग्रेजों के खुरदुरे ऊनी कपड़ों की जगह हल्के सूती वस्त्रों ने ले ली। प्रसिद्ध उपन्यास है रॉबिन्सन क्रूसो, ये याद रखने की जरूरत है। लेखक है डेनियल डिफो की शिकायत रही कि भारतीय वस्त्र हमारे घरों, हमारे कक्षों तथा हमारे शयनागारों में भी प्रवेश कर चुके हैं। पर्दे, गद्दे, कुर्सियां और अंत में हमारे बिस्तर भी मलमल या भारतीय वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं रहे। ये एक शिकायत है ना, डेनियल डिफो के द्वारा अपनी किताब में, उपन्यास में बताया गया है। भारतीय मालों के ब्रिटेन में विक्रय को कम कराने या समाप्त कराने के लिए ब्रिटिश उद्योगपतियों ने दबाव डालना शुरू कर दिया। 1720 तक छापेदार या रंग सूती वस्त्रों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बन चुके थे। 1720 तक ऐसे कुछ कानून बनाए जा चुके थे, 1720 तक आते आते। लेकिन 1760 में एक भद्र महिला को आयातित रुमाल रखने पर 200 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना देना पड़ा। इसके अलावा सादे वस्त्रों के आयात पर भारी महसूल भी लगाए गए। हॉलैंड को छोड़कर दूसरे यूरोपीय देशों ने भी भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो प्रतिबंध लगा दिए या उन पर भारी आयात शुल्क थोप दिए थे। रोकने की बात नहीं थी,
रोकते भी तो कैसे, क्योंकि यहाँ के वस्त्रों की इतनी प्रसिद्धि ही रही है, पूरे यूरोप को पसंद आ रहा था, सिर्फ ब्रिटेन की ही क्या बात की जाए। लेकिन अच्छा, उससे जो व्यापारी थे उनको अच्छा खासा लाभ भी मिल रहा था, इससे वो भी नहीं रुक सकते थे। लोगों के लोगों तक कितनी प्रसिद्धि मिली हुई थी, लोग यहीं के कपड़ों को पसंद करते थे, इनका जो रंग होता था, इनकी जो बनावट होती थी। तो रोका कैसे जाए? रोकने का तरीका क्या इन्होंने अपनाया? ऐसे बोल देते कि भाई भारत से कपड़े नहीं खरीदे जाएंगे, अपने यहाँ तैयार माल को ही लोग पहनेंगे। तो ऐसा बोलने पर हो सकता था कि एक बार विद्रोह भी हो जाए। तो कौन सा तरीका अपनाया गया? भारी भरकम भारतीय वस्त्रों पर आयात शुल्क थोप दिया गया। आयात शुल्क थोपने का मतलब था, कल तक जिन वस्तुओं की कीमत 100 रुपया मान लो रहती होगी, आज उनकी कीमत 20% टैक्स बढ़ाकर उस पर 120 रुपया कर दिया गया। अब व्यापारियों को 120 रुपये में तो उनको सामान ही मिल रहा है, तो बेचेंगे कितने में? उनको ज़्यादा दाम लेना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, नहीं तो फायदा क्या कमाएंगे। इस वजह से भारतीय वस्त्रों के आयात को ब्रिटेन में हतोत्साहित करने की शुरुआत हुई उद्योगपतियों के द्वारा। ठीक है। 1760 में एक भद्र महिला को आयातित रुमाल रखने पर 200 पाउंड का जुर्माना देना पड़ गया। सादे वस्त्रों के आयात पर भारी महसूल भी लगाए गए, है ना, ये हमें याद रखने हैं। लेकिन इन कानूनों के बावजूद भारत के रेशमी और सूती वस्त्र 18वीं सदी के मध्य तक विदेश बाजारों में जमे रहे, मगर तब तक नई और विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर ब्रिटेन का वस्त्र उद्योग पनपने लगा था। करीब 1750 के आसपास की बात है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, मशीनीकरण का दौर आ चुका था। वहाँ पर भी अब महीन धागे के कपड़े बनाए जाने लगे थे, अच्छे, अब उनकी रंगाई छपाई भी बढ़िया होने लगी थी, सस्ते दाम में मिल रहे थे। भारतीय वस्त्रों की अपेक्षा उनके दाम बहुत कम हुआ करते थे, तो लोग वैसे भी उसी को पसंद करने लग गए थे, है ना। हमारे कपड़ों के दाम महंगे बहुत ज़्यादा क्यों होते थे? क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े अभी भी हाथ से बुने जा रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है ना। भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक संबंधों में 1757 प्लासी युद्ध के बाद एक गुणात्मक परिवर्तन आया। ये जो गुणात्मक परिवर्तन आया वो क्या रहा है? अब बंगाल पर अपने राजनीतिक नियंत्रण के सहारे कंपनी भारतीय व्यापार और उत्पादन पर एकाधिकारपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकती थी। प्लासी के युद्ध के बाद जो गुणात्मक परिवर्तन आया था, उसका रूप था कि भारतीय व्यापार और उत्पादन पर एकाधिकारपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ हो गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या बोले कंपनी सरकार, और अपना भारतीय व्यापार भी बढ़ा सकती थी। ये गुणात्मक परिवर्तन है, ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा कंपनी ने भारतीय मालों का निर्यात बढ़ाने के लिए बंगाल से प्राप्त राजस्व का भी उपयोग किया। बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आने के बाद इन्होंने जो अपने राजस्व के काम किए, जो राजनीतिक नियंत्रण है, व्यापार है, इन सबको तो ठीक है उन्होंने नियंत्रण में रखा, भारतीय व्यापार को उन्होंने बढ़ावा भी दिया। साथ ही साथ इन्होंने जो निर्यात का मामला अपनाया, निर्यात के लिए भी इन्होंने क्या किया, अब जो पहले ब्रिटेन से सामान लेकर आते थे, कीमती वस्तुएं लेकर आते थे, तो यहाँ से कपड़े लेकर जाते थे, अब वो काम नहीं रहा इनके पास, क्योंकि बंगाल सोने का अंडा देने वाली एक ऐसी मुर्गी थी जिससे एक अंडा सोने का रोज निकल रहा था, और उस अंडे का यूज किया जा रहा था ब्रिटेन के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। अब ब्रिटेन से वस्तुओं को लाना, कीमती वस्तुओं को लाना जरूरी नहीं था, अब यहीं से सारा काम कर लिया जाना था। ठीक है ना। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए इन्होंने बंगाल के संसाधनों का यूज किया, अपने यहाँ से इन्होंने कीमती वस्तुओं को लाना उचित नहीं समझा। ठीक है, ये याद रखना। 1750-51 में भारतीय कारखानेदारी ने ब्रिटेन को 1.5 लाख पाउंड का भारतीय माल निर्यात किया था, जिसे कंपनी की गतिविधियों के कारण 1797-98 तक बढ़कर 5.8 लाख पाउंड हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके बंगाल के बुनकरों पर अपनी शर्तें ला दी और उन्हें अपना माल कम तथा निर्धारित दामों पर बल्कि घाटे पर भी बेचने के लिए बाध्य कर दिया। बात समझे? मतलब जो यहाँ से निर्यात किया था इन्होंने, वहां से ये 1.5 लाख पाउंड का भारतीय माल का निर्यात किया था 1750-51 में। 1798 तक आते आते उसकी कीमत हो जानी थी 5.8 लाख पाउंड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ उसके पीछे का मूल कारण ये रहा है क्योंकि कंपनी ने राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हुए जो बंगाल क्षेत्र में बुनकर लोग थे उन पर इन्होंने अपने नियम को थोपे, उन पर नियंत्रण स्थापित किए। अपनी शर्तों को लादते हुए उन्होंने क्या किया, उनके सामान को कम दाम पर ही नहीं
बल्कि निर्धारित दामों पर बेचने के लिए बाध्य करते हुए साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, एक और काम, घाटा ही सही लेकिन देना किसको था, कंपनी को ही देना था। ठीक है, बंगाल के बुनकरों को इसके लिए बाध्य कर दिया इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अब उनकी मेहनत भी आज़ाद नहीं रही। उनमें से अनेकों कंपनी के लिए कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर किए गए। भारतीय कारखानेदारों के लिए उनके काम करने पर रोक लगा दी गई। कंपनी ने अपने भारतीय या विदेशी प्रतिद्वंदी व्यापारियों को बाहर कर दिया और बंगाल के दस्तकारों को अधिक मजदूरी या दाम देने से उन्हें रोके रखा। मतलब यहाँ के लोगों से उन्होंने जो काम करवाया उसका भी उन्होंने पूरा का पूरा दाम नहीं दिया था, है ना। कम पैसा में उन्होंने मजदूरी पर उनको रखा, जबरदस्ती में उनसे काम लिए। ठीक है, कंपनी के नौकरों ने कच्चे कपास की बिक्री पर एक अधिकार कर लिया था। उसके लिए बंगाल के बुनकरों से मनमाने दाम वसूलने लगे। ठीक है, मतलब बुनकर खरीदने वाले तथा बेचने वाले दोनों ही रूप में घाटे में रहते थे। जो खरीदते थे वो भी और जो बेचते थे वो भी, दोनों तरीके से इनको बुनकरों को क्या होता था, घाटा हो रहा था। साथ ही इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क भी देने पड़ते थे। तो ब्रिटिश सरकार अपने उभरते हुए मशीन उद्योग की सुरक्षा देने पर अडिग थी, क्योंकि उसके माल अभी भी सस्ते और बेहतर भारतीय मालों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर भी भारतीय मालों की कुछ साख बनी रही। भारतीय हस्तशिल्प को असल धक्का 1813 के बाद लगा, जब उसके हाथों से विदेशी बाजार ही क्या हुए, वहीं छिन गए। बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि उससे स्वयं भारतीय बाजार भी छिन गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने उसकी अर्थव्यवस्था तथा भारत के साथ उसके आर्थिक संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 19वीं सदी के पहले कुछ दशकों में ब्रिटेन में महत्वपूर्ण आर्थिक रूपांतरण हुए, सामाजिक आर्थिक रूपांतरण हुए। आधुनिक मशीनों, कारखाना प्रणाली, पूंजीवाद के आधार पर ब्रिटिश उद्योगों का तेजी से विकास और प्रसार हुआ। इस विकास को अनेक कारणों से बल मिला। ठीक है, इसके पहले की सदियों में ब्रिटेन का विदेशी व्यापार तेजी से फैलता आया था। इससे पहले यही हालत रही है। युद्ध और उपनिवेशवाद के द्वारा ब्रिटेन ने अनेक विदेशी बाजारों पर एकाधिकार कायम कर लिया था। इन निर्यात बाजारों के कारण ब्रिटेन के निर्यातक उद्योगों का उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिसमें उत्पादन और संगठन की आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया गया था। मशीनीकरण का दौर है। ये बात सूती वस्त्र उद्योग के लिए खास तौर पर सही थी, जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का प्रमुख वाहक बन गया। ब्रिटेन ने अब तक व्यापार की एक औपनिवेशिक प्रणाली स्थापित कर ली थी, जिससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला। औद्योगिक क्रांति ने बदले में इस प्रणाली को और भी मजबूत बनाया। उपनिवेशवाद और अल्प विकसित देश ब्रिटेन को अपने खेतों और खदानों के कच्चे माल का निर्यात करते और ब्रिटेन उन्हें अपने कारखाने का माल बेचता था। इस समय बाजारों को तैयार करने में ब्रिटेन का जो उपनिवेश था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दूसरे नई मशीनों और कारखानों में लगाने के लिए देश में पर्याप्त पूंजी जमा हो चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा यह पूंजी सामंत वर्ग के हाथों में नहीं थी, जो इसे विलासी जीवन भोग में खर्च कर डालता, बल्कि यह व्यापारियों, उद्योगपतियों के हाथों में थी, जो इसे उद्योग और व्यापार में लगाने के लिए उत्सुक थे। इस मामले में अफ्रीका, एशिया, वेस्ट इंडीज, लातिनी अमेरिका से और ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके नौकरों द्वारा भारत से प्लासी युद्ध के बाद ले जाई गई पूंजी ने औद्योगिक प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तीसरा क्या रहा, जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने क्या किया इस दौर में, उसने फलते फूलते उद्योगों की अधिक और सस्ते श्रम की आवश्यकताएं भी पूरी की। ठीक है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने यह काम किया कंपनी के लिए, उद्योग के लिए, औद्योगिक क्रांति के लिए। सस्ते श्रम उपलब्ध करवाए उन्होंने, बाजार तैयार करवाए उन्होंने, लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। ध्यान रखना, 1740 के बाद ब्रिटेन की जनसंख्या तेजी से बढ़ी और 80 के बाद के 50 वर्षों में ये 2 गुनी हो गई थी। चौथा क्या था, ब्रिटेन में एक ऐसी सरकार आई जिस पर व्यापारियों और उद्योगपतियों का प्रभाव रहा, इसलिए उसने बाजारों और उपनिवेशों के लिए दूसरे देशों से जमकर युद्ध भी किए। ठीक है,
पांचवा क्या रहा है? पांचवा है अधिक उत्पादन की मांग। अधिक उत्पादन की मांग प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा पूरी की गई। ब्रिटेन के उभरते उद्योगों ने हरगिव्स, वाट, क्रॉम्पटन, कार्टराइट और दूसरे लोगों के आविष्कारों का भरपूर उपयोग किया। इनमें से अनेकों आविष्कार सदियों पहले हुए थे, मगर अब उनका उपयोग होने लगा था। ठीक है, मतलब इस जो औद्योगिक क्रांति रही है उसमें उत्पादन की अधिक मांग ने भी औद्योगिक क्रांति के विकास को एक रास्ता दिया था। ठीक है, जो उन्होंने रास्ता दिया कैसे? देखो, अधिक उत्पादन कैसे होना है? हाथ से बनाने में और मशीन से बनाने में बड़ा अंतर है। ठीक है, मशीन से काम तेजी से होगा। ठीक है, ज़्यादा खपत, कच्चे माल की ज़्यादा खपत होगी। बात समझ रहे हैं ना? माल की ज़्यादा खपत होगी तो कच्चे माल की आवक भी उतनी बढ़नी चाहिए। अब अगर माल ज़्यादा तैयार हो रहा है तो उसके लिए बाजार भी तैयार होने चाहिए। तो ये जो नई नई वैज्ञानिक खोजें हुई थी, इन सब ने भी क्या किया? इन उत्पादन की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया था। ठीक है, इनको पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन आविष्कारों भाव की शक्ति का पूरा फायदा उठाने के लिए अब उत्पादन को अधिकाधिक कारखानों तक सीमित किया जाने लग गया। ये भी ध्यान रहे कि इन आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म नहीं दिया था, बल्कि फैलते बाजारों के लिए उत्पादन तेजी से बढ़ाने की उद्योगपतियों की इच्छा और इसके लिए आवश्यक पूंजी लगा सकने की उनकी क्षमता के ही कारण तब तक विद्यमान प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सका और नए आविष्कारों की आवश्यकता का अनुभव भी किया गया। मतलब जो भी आविष्कार हुए थे उससे ये ही बात नहीं माननी है कि इन्होंने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया था, बल्कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तीव्रता के साथ उत्पादन में तेजी से वृद्धि को भी बढ़ावा दिया। साथ ही साथ इन्होंने कच्चे माल को समय से फैक्ट्रियों तक पहुंचाने, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद की। ठीक है, अभी तक जितने भी आविष्कार हुए थे उन सबका सिर्फ इतना काम था और इन्हीं सब वजहों से इन्होंने क्या किया था? अपने औद्योगिक क्रांति के प्रसार को बढ़ाते चले गए। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, वो लोग भी क्या करेंगे? इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। बस समझे? तो ये बात भी याद रखनी है। वास्तव में उद्योग के लिए संगठन ने तकनीकी परिवर्तनों को मानव विकास की एक स्थायी विशेषता बना दिया। तो उद्योग के लिए संगठन ने तकनीकी परिवर्तनों को मानव विकास की एक स्थायी विशेषता बना दिया। इस दृष्टि से देखें तो औद्योगिक क्रांति कभी समाप्त ही नहीं हुई, क्योंकि 18वीं सदी के मध्य से ही आधुनिक उद्योगों और प्रौद्योगिकी का लगातार एक चरण से दूसरे चरण तक विकास होता रहा। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इनका प्रसार होता गया। ठीक है, बात समझे? आविष्कारों में वृद्धि होती गई, डिमांड में भी वृद्धि होती गई और उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन आता चला गया। ठीक है, वास्तव में उद्योग के लिए संगठन ने तकनीकी परिवर्तनों को मानव विकास की एक स्थायी विशेषता बना दी। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश समाज में बुनियादी परिवर्तन आए। अच्छा, वो क्या 5 चीजें हुई थी भाई जो औद्योगिक क्रांति के लिए जिम्मेदार रही हैं? औद्योगिक क्रांति के लिए जिम्मेदार 5 परिस्थितियां कौन कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश समाज में बुनियादी परिवर्तन आए। बुनियादी परिवर्तन क्या क्या आए औद्योगिक क्रांति से? अब ये बात हमको पता होनी चाहिए भाई। क्या क्या आया? तीव्र आर्थिक विकास हुआ। पहली चीज, तीव्र आर्थिक विकास ने क्या किया? लो, ये पहला मतलब हो गया जो बुनियादी परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन ये है, तीव्र आर्थिक विकास हुआ। तीव्र आर्थिक विकास से ब्रिटेन, यूरोप, सोवियत संघ, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान के उच्च जीवन स्तर का आधार है आज के समय में देखा जाए। ठीक है, तीव्र आर्थिक विकास उच्च जीवन स्तर का आधार है। दूसरा देखते हैं, 19वीं सदी के आरंभ से पहले तक आज के आर्थिक दृष्टि से उन्नत और पिछड़े देशों के जीवन स्तर में बहुत स्पष्ट अंतर नहीं था। पिछड़े देशों में औद्योगिक क्रांति का ना होना ही वह चीज है जिसके कारण आज की दुनिया में आय के अधिक अंतर देखे जाते हैं। जो पिछड़े देश हैं जहां पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, वर्तमान समय में देखा जाए तो जहां पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी वहां पर हम देखेंगे आय में बहुत अधिक असमानता नजर आएगी। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन का अधिकाधिक नगरीकरण हो गया। पहला तो तीव्र आर्थिक विकास हुआ, ये दूसरा है परिवर्तन, अधिकाधिक नगरीकरण हुआ। अधिकाधिक लोग कारखानों वाले नगरों में बसने लगे। 1750 में ब्रिटेन में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले केवल 2 नगर थे। 1851 में देखें तो इनकी संख्या 29 हो चुकी थी।
दूसरा, औद्योगिकरण जो है शहरीकरण को बढ़ावा देता है। शहरीकरण का पालन पोषण है औद्योगिकरण। सिंपल सा समझो, एक फैक्ट्री अगर लगेगी, एक फैक्ट्री लगती है तो क्या सिर्फ वहां पे उत्पादन का ही काम होगा? वहां पे पल्लेदारी, क्या बोलते हैं, मजदूर भी लगेंगे, है ना। और वहां पे सामान मतलब उतारने चढ़ाने वाला रहेगा, वहाँ पैकिंग वाला भी रहेगा, वहाँ तैयार करने वाला होगा, है ना, वहाँ कांटा करने वाला होगा, वहाँ मैनेजर भी होगा, वहाँ चपरासी भी होगा, वहाँ क्लर्क भी होगा, है ना, एचआर भी होगा। उस कंपनी में इतने सारे लोग रहेंगे। इसके अलावा उस फैक्ट्री के आसपास देखेंगे तो सब्जी की भी दुकान लग जाएगी, चाय की भी दुकान लग जाएगी, है ना, चाय की भी दुकान लग जाएगी, सब्जी की भी दुकान लग जाएगी। ठीक है। समाज में एकदम दो नए वर्गों का उदय हुआ। एक औद्योगिक पूंजीपति जो कारखाने के मालिक हुआ करते थे, और दूसरा वर्ग था मजदूरों का, जो दैनिक मजदूरी पर अपनी श्रम शक्ति बेचते थे। पहले वर्ग का तेजी से विकास हुआ, पहले वर्ग का तेजी से विकास हुआ, ये समाज में असमानता को दर्शा रहा है। ठीक है। पहले वर्ग का तेजी से विकास हुआ, अभूतपूर्व समृद्धि का उपभोग करने लगा, जबकि श्रम करने वाले गरीब मजदूरों को आरंभ में आंसू के घूंट पीने पड़े। वे अपने ग्रामीण वातावरण से उजाड़ दिए गए, उनकी परंपरागत जीवन पद्धति छिन्न भिन्न नष्ट कर दी गई। अब उन्हें नगरों में रहना पड़ता था। भाई, काम करने के लिए नगर में ही जाना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर। ठीक है। उनके घरों में स्थान बहुत ही कम होता था, वो गंदगी से भरे होते थे, उनमें से अधिकांश को अंधेरे, धूप से वंचित गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। इस सबका मार्मिक वर्णन चार्ल्स डिकेंस ने अपने उपन्यास में किया। चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास है, उसमें इन्होंने इसका मार्मिक वर्णन कर रखा है। कारखानों खदानों में काम के घंटे असहनीय सीमा तक लंबे होते थे। कभी कभी प्रतिदिन 14 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। ठीक है। उद्योगपतियों के एक शक्तिशाली वर्ग के उदय ने भी भारतीय प्रशासन और इसकी नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला। साम्राज्य में इस वर्ग की दिलचस्पी ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी से बहुत अलग थी। भारतीय दस्तकारों के निर्यात पर एक अधिकार होने से या भारतीय धन के सीधे सीधे दोहन से इस वर्ग को कोई लाभ नहीं मिला। जब इस वर्ग की संख्या शक्तिशाली, इसके राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई, तो वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर चोट करने लगा। चूंकि इस वर्ग का मुनाफा व्यापार नहीं बल्कि कारखानों के उत्पादन की देन था, इसलिए वह तैयार भारतीय माल के आयात को नहीं बल्कि अपने माल का भारत को निर्यात और भारत से कपास जैसे कच्चे मालों के आयात को प्रोत्साहन देना चाह रहा था। जो शक्तिशाली वर्ग का उदय हुआ ब्रिटेन में, वो लोग कंपनी की तरह नहीं सोच रहे थे। वो लोग इसलिए जोर नहीं दे रहे थे कि हमको व्यापार बढ़ाना है, वो इस पर जोर दे रहे थे कि हमें उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको एक ऐसे बाजार की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि उनके सामान की खपत भी कर सके। ऐसे मार्केट की उनको ज़रूरत थी, और वो मार्केट भारत उनके लिए अच्छी खासी, उनको लग रहा था कि वो अच्छा है हमारे लिए। तो इन्होंने क्या किया, भारत से कच्चे माल के आयात और अपने यहाँ के तैयार माल के निर्यात पर जोर देना शुरू किया। ठीक है। जो वहाँ का उद्योगपति वर्ग था, जो शक्तिशाली वर्ग था, जो पूंजीपति वर्ग था। ठीक है। कंपनी और उद्योगपतियों या पूंजीपति वर्ग में ये एक अंतर था विचारों। ठीक है। 1769 में ब्रिटिश उद्योगपतियों ने एक कानून बनवाकर कंपनी को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वह प्रति वर्ष 3,80,000 पाउंड से अधिक मूल्य के ब्रिटिश कारखानों के माल का निर्यात करे। हालांकि इस सौदे में कंपनी को बहुत घाटा हुआ। 1793 में उन्होंने कंपनी को मजबूर किया कि वह अपने जहाजों में उन्हें प्रति वर्ष 3,000 टन माल ढोने की छूट दे। एक उन्होंने ये प्रेशर बनाया कंपनी पर कि भाई 3,80,000 पाउंड से अधिक मूल्य का उनके माल का निर्यात करें भारत के बाजारों में। कंपनी को इस बात के लिए मनवाना था इन लोगों को। 1769 का प्रयास रहा, सरकार पे दबाव डाला। दूसरा ये 1793 में उन्होंने एक अच्छी खासी मतलब पहल की कि भाई जो भी मामला है वो अपने जहाज़ों में हर साल कम से कम 3,000 टन माल ढोने की छूट मिल जाए। किसको मिले? कंपनी को नहीं मिलना था, वो अपने लिए चाह रहे थे। बात समझे? ऐसा क्यों था भाई? देखो, एक तो कच्चा माल अगर बिना किसी टैक्स के आता है तो जाहिर सी बात है जो सामान होगा उनका बिना टैक्स वाला वो सस्ता भी रहेगा। और दूसरी चीज़, अगर उनके तैयार माल पर जो निर्यात किया जा रहा है अगर उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है तो वो मार्केट में सस्ते दाम पे पहुंचेगा। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। इन्हीं दो चीज़ों के लिए इन्होंने कंपनी को बाध्य भी किया। पूर्वी देशों खासकर भारत को 1794 में 156 पाउंड के ब्रिटिश सूती कपड़ों का निर्यात हुआ, मगर 1813 तक यह निर्यात बढ़कर 1,10,000 पाउंड का मतलब 700 गुना अधिक हो गया।
1892 से 1813 के बीच में कितने साल का समय है? 19 साल का समय है। इस 19 साल में कंपनी ने क्या किया, सॉरी उद्योगपतियों ने क्या किया, अपने व्यापार को 700 गुना बढ़ा दिया। हाँ बोलिए ना अनन्या। लेकिन यह बढ़ोतरी भी लंकाशायर के उद्योगपतियों की आशा से कम सिद्ध हुई, जो अब भारत में अपना निर्यात बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढने लगे। आरसी दत्त ने 1901 में अपनी किताब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसकी किताब है? आरसी दत्त की है। आगे चलकर इन्होंने लिखा कि 1812 की पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी के प्रयास का उद्देश्य ये पता लगाना था कि उनकी जो भारतीय दार हैं उनकी जगह ब्रिटिश कारखानेदारों को कैसे दी जाए और भारतीय उद्योगों की कीमत पर ब्रिटिश उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आरसी दत्त का ये कथन है कि ये किसी ने सोचा था या किसी के बारे में कहा गया, पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई थी 1812 में, उसका ये प्रयास रहा है कि क्या ऐसा काम किया जाए कि जो भारतीय उद्योगपतियों की जगह पर, कारखानेदारों की जगह पर ब्रिटिश कारखानेदारों को दिया जाए ताकि उनको अधिक से अधिक फायदा हो सके। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को और भारत के राजस्व तथा निर्यात व्यापार पर नियंत्रण के जरिए कंपनी की शोषण पद्धति को ब्रिटिश कारखानेदार अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति में प्रमुख बाधा समझते थे। ठीक है। अभी भी कंपनी का नियंत्रण बना हुआ है राजस्व के मामले में, है ना, राजस्व के मामले में भी है। राजस्व के साथ साथ निर्यात व्यापार पर भी कंपनी का ही नियंत्रण है। इसके अलावा जो भी शोषण का मामला है इनका, भारतीय जो इनका एक अधिकार है भारतीयों का शोषण करने का, ये सारी चीजें जो रही हैं वो ब्रिटिश जो कारखानेदार रहे हैं उनके रास्ते में एक बाधक के रूप में खड़े हुए थे। ठीक है। 93-1813 के बीच उन्होंने कंपनी उसके व्यापारिक विशेषाधिकारों के लिए एक शक्तिशाली अभियान चलाया। 1813 में भारतीय व्यापार पर उसका एकाधिकार समाप्त कराने में वे सफल भी हो गए। 1813 में दो चीजों को छोड़कर बाकी पर से कंपनी का एक व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था, है ना, चीन और चाय का। ये दो के अलावा बाकी सबका एकाधिकार इनका खत्म हो चुका था। ठीक है। इस घटना के बाद भारत के साथ ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों के एक नया युग शुरू होता। 1813 के बाद से भारत और ब्रिटेन के बीच में आर्थिक संबंधों का एक नया दौर शुरू होता है। खेतिहर भारत को औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। तो ये हमको पता होना चाहिए कि खेतिहर भारत को कब औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। वो दौर कौन सा था? तो दौर है 1813 के बाद का दौर है ना, जब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। भारत सरकार ने मुक्त व्यापार अर्थात ब्रिटिश माल के अबाध भारत प्रवेश की नीति अपनाई। किसने अपनाई थी? भारत सरकार ने। ठीक है ना। नीति अपनाई। भारतीय दस्तकारियों का ब्रिटेन के मशीनों से बने माल के साथ भयानक असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब अबाध का मतलब बिना किसी बाधा के ब्रिटेन में तैयार माल भारत के बाजार में आ सकता था, भारत का कच्चा माल ब्रिटेन के बाजार में पहुंच सकता था। ठीक है। सस्ती कीमत पे उनके जो तैयार माल का मशीन से तैयार किए गए माल होते थे जो भारतीय बाजार में आते थे, वो भारत में हाथ से हाथ से तैयार किए गए सामान की अपेक्षा कम दाम के होते थे। इस वजह से लोगों की रुचि ज़्यादा बढ़ी उनकी तरफ। थोड़ी चमक दमक वाले भी होते थे, इसलिए और भी अच्छा लगा लोगों को। ठीक है। तो भारतीय जो दस्तकार वर्ग था वो ब्रिटेन के मशीनीकरण के दौर से कंपटीशन नहीं कर पा रहा था, जो कि 1813 के बाद ये बात बहुत तेजी से बढ़ गई, है ना, जिसका एक बुरा प्रभाव भी देखने को मिलने लगता है फिर। ठीक है। प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा और वे नष्ट होने लगी धीरे धीरे। जो सामाजिक जुड़ाव का मूल तरीका था वो क्या था? हमारे यहाँ लोग अपने सामान को घर पे अपना सामान तैयार करते थे, बाजार में ले जाकर बेचते थे, वहाँ पे बात व्यवहार, लोगों के सांस्कृतिक सामाजिक आदान प्रदान सब कुछ होते थे उनके। तो मेल मिलाप की वजह से सांस्कृतिक एकता में भी वृद्धि होती थी, है ना। ये तो ठीक था। दूसरी तरफ क्या था? इनके फलने फूलने का मौका भी मिलता था, है ना। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, ब्रिटिश 1813 के बाद ये समय आ गया कि अब भारतीय दस्तकार वर्ग के पास ऐसा कुछ भी नहीं बच रहा था कि जो ले जाकर वो मार्केट में अपना काम कर सके। मार्केट से भी उनका संपर्क टूट गया। जो सगे संबंधी सामाजिक संबंध थे वो आपस में भी टूटने लगे। धीरे धीरे दस्तकार वर्ग उखड़ना शुरू हो गए। ठीक है ना। उनकी कमर टूट गई और धीरे धीरे भारत में जो दस्तकारी उद्योग था वो समाप्त हो गया। बात समझे? ब्रिटेन का भी मानना था कि भारत को एक तैयार माल के रूप में नहीं तैयार रखना है, उसको एक कच्चे माल के उत्पादक के रूप में तैयार रखना है।
हमारे तैयार माल का उपभोक्ता बने भारत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कच्चे माल का उत्पादक बने। तो कच्चे माल का उत्पादक बने और ब्रिटिश तैयार माल का उपभोक्ता बने। ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश उद्योगपतियों को ये बात सही लग रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कई सारे हथकंडे यहाँ पे भारत में उन्होंने अपनाए भी। ठीक है। भारत में ब्रिटिश माल बिना किसी शुल्क के या मामूली आयात शुल्क के भारत में ब्रिटिश माल बिना किसी शुल्क या मामूली आय शुल्क के साथ आने लगा। नए नए इलाके जीतकर अवध जैसे संरक्षित राज्यों पर सीधा कब्जा करके ब्रिटिश सामान के खरीदारों की संख्या बढ़ाने का प्रयास भी भारत सरकार ने किया। अनेक ब्रिटिश अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं, व्यापारियों ने जमीन की लगान को घटाने की पैरवी भी की। कई सारे ब्रिटिश अधिकारी, राजनीतिक नेता, व्यापारी जो थे, जमीन की लगान घटाने की पैरवी किए थे ताकि किसान बेहतर स्थिति में हो और विदेशी कारखानों में बना माल खरीद सके। यहाँ पर तैयार माल को खरीद सकें, इसका मतलब ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स को इस बात की चिंता थी कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बड़ा खराब है, इनके जीवन स्तर को अच्छा करना है, उस जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, बल्कि उनका प्रयास ये था कि हमारा जो तैयार माल है उसकी खपत हो सके भारतीय बाजार में। इस वजह से उन्होंने कुछ काम किए, जैसे इन्होंने लगान को घटाने का प्रयास भी किया था। ठीक है ना। अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने किया था सर। उन्होंने भारत के पश्चिमीकरण का समर्थन भी किया। याद रखना, भारत के पश्चिमीकरण का भी समर्थन किया ताकि अधिकाधिक भारतीयों में पश्चिमी मालों के प्रति रुचि का विकास हो सके। हाथ से तैयार भारतीय माल उन ब्रिटिश कारखानों के बहुत ही सस्ते मालों का मुकाबला नहीं कर सके, जो नए आविष्कारों और बड़े पैमाने पर भाप की शक्ति का उपयोग करके अपनी उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ा रहे थे। मशीन में उत्पादन करना आसान है, तेजी से उत्पादन होता है ना, तीव्रता के साथ। एक दिन में मान लीजिए कोई एक आदमी है जो 1 मीटर कपड़ा बना सकता है, मशीन में तो 10 मीटर बन ही जाएगा आराम से, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। कोई भी सरकार अगर केवल भारतीयों के हितों की शुभ चिंतक होती तो वह ऊंचे आयात शुल्क लगाकर भारतीय उद्योगों का संरक्षण देती और इस प्रकार जो समय मिलता उसमें पश्चिम से नई तकनीकों का आयात कर चुकी होती। ठीक है। 18वीं सदी में ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के लिए यही किया। उस समय फ्रांस, जर्मनी, यूएसए यही कर रहे थे। अनेक दशकों बाद सोवियत संघ और जापान ने भी यही किया। विदेशी शासकों ने केवल वही नहीं किया कि भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने विदेशी मालों को भारत में प्रवेश की खुली छूट भी दे दी। विदेशों से आयात तेजी से बढ़ चला। केवल ब्रिटिश सूती कपड़ों का निर्यात 1813 में 11 लाख पाउंड का था, जो 1856 में बढ़कर 63 लाख पाउंड हो गया था। ठीक है जी सर। मगर भारत पर लादी गई मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा थी। ये बात हमको याद रखनी होगी। एक तरफा क्यों थी? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी प्रतिबंध लगाए थे, जो कुछ भी नियंत्रण स्थापित किए थे, जो कोई भी कर शुल्क लगाए हुए थे, वो सारे के सारे किसके लिए थे? सिर्फ भारतीय माल के लिए थे। ब्रिटिश माल के लिए कुछ नहीं था। उनको पूरी छूट मिली हुई थी। भारत के दरवाजे तो विदेशी मालों के लिए खुले छोड़ दिए गए, मगर जो भारतीय माल ब्रिटिश मालों से प्रतियोगिता कर सकते थे उन पर ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारी आयात शुल्क लगा दिए गए। जब अंग्रेजों का उद्योग भारतीय दस्तकारियों की तुलना में प्रौद्योगिक श्रेष्ठता प्राप्त कर चुका था, तब भी अंग्रेज वाजिब और समान शर्तों पर भारतीय माल नहीं खरीदते थे। ठीक है। जब अंग्रेज उद्योग भारतीय दस्तकारियों की तुलना में प्रौद्योगिक श्रेष्ठता प्राप्त कर चुका था, तब भी अंग्रेज वाजिब और समान शर्तों पर भारतीय माल नहीं खरीदते थे। ब्रिटेन में अनेकों प्रकार के भारतीय मालों पर उच्च आयात शुल्क जब तक जारी रहा, तब तक उनका निर्यात लगभग बंद ही नहीं हो गया। ठीक है। उदाहरण के लिए 1824 में भारत के मोटे सूती कपड़ों पर आयात शुल्क की दर 67.5% और भारतीय मलमल पर 37.5% थी। ठीक है ना। ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारतीय चीनी पर जो शुल्क लगता था वह उसकी लागत के 3 गुने से अधिक होता था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको जरूर नोट कर लेना। कुछ मामलों में इंग्लैंड में यह शुल्क 400% से भी अधिक हो गया। 3 गुना का मतलब 300%, 4 गुना का मतलब 400%। ठीक है ना। इस प्रकार के प्रतिबंध मूलक शुल्क और मशीन उद्योग के विकास के परिणाम स्वरूप दूसरे देशों के लिए भारत का निर्यात तेजी से गिर गया। ब्रिटेन व्यापारिक नीति की बेईमानी का वर्णन ब्रिटिश इतिहासकार एच विल्सन ने इन शब्दों में किया। एच विल्सन का एक कथन है, वो ये है कि यह बात साक्ष्य में कही गई कि उस समय तक भारत के सूती रेशमी माल इंग्लैंड में तैयार मालों की तुलना में 50 से 60% कम कीमत पर भी बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता था। ठीक है। इसलिए परिणाम स्वरूप भारतीय मालों पर उनकी कीमतों की 70-80% तक शुल्क लगाकर इंग्लैंड के मालों को संरक्षण देना आवश्यक हो गया। अगर ऐसा ना होता और अगर ऐसे प्रतिबंध मूलक शुल्कों आदेशों का उपयोग ना किया जाता तो पैसे ले और मैनचेस्टर के कारखाने
अपने आरंभ काल में ही बंद हो चुके होते और भाप की शक्ति का उपयोग करके भी उनको शायद दोबारा आरंभ नहीं किया जा सकता था। उनका जन्म भारतीय कारखानेदारों का बलिदान देकर ही संभव हो सका। जो यहाँ पे भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, जो उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों की स्थापना हुई, वो सिर्फ भारतीय कारखानेदारों के बलिदान पर ही संभव थी। अगर भारत स्वतंत्र होता तो वह भी बदले की कार्रवाई करता, ब्रिटिश मालों पर प्रतिबंधमूलक शुल्क लगाता और इस तरह अपने उत्पाद उद्योगों को नष्ट होने से बचा लेता, जैसा 1950 से 1990 के बीच में भारत में किया गया था, है ना। आयात प्रतिस्थापन, यही काम किया गया था। निर्यात संवर्धन सरकार की नीति रही है। आयात प्रतिस्थापन, निर्यात संवर्धन की नीति रही है भारत सरकार की 1950 से 1990 के बीच में। पर उसे आत्मरक्षा का यह कदम उठाने की अनुमति नहीं थी और वह विदेशियों को दया का मोहताज था। बिना कोई शुल्क चुकाए ब्रिटेन के माल उस पर लाद दिए गए और विदेशी कारखानेदारों ने राजनीतिक अन्याय का सहारा लेकर अपने उन प्रतियोगियों को दबाए रखा और अंततः उनका गला घोंट दिया, जिनके साथ बराबरी की शर्तों पर वो प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। अब क्या है, भारत को अब मजबूर किया गया कि अपने तैयार माल का निर्यात करने की जगह वो कच्चा कपास, कच्चा रेशम जैसे कच्चे मालों का निर्यात करें, जिनकी ब्रिटिश उद्योगों को सख्त जरूरत थी, या फिर नील या चाय जैसे बागानों के उत्पादनों का, या अनाजों का निर्यात करें जिनकी ब्रिटेन में कमी थी। मतलब अब उन पे ये प्रेशर बनाया जाने लगा कि उन्हें किस चीज़ का निर्यात करना है, किस चीज़ का उत्पादन करना है, इस तरीके से। मतलब किस चीज़ का उत्पादन करना है या निर्यात करना है, ये हमारी आवश्यकता पर निर्भर नहीं था, ये ब्रिटेन की आवश्यकता पर निर्भर करता था कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। 1856 में भारत ने 43 लाख पाउंड के कच्चे कपास का निर्यात किया, 1856 में। मगर तैयार सूती माल का निर्यात केवल 8,10,000 पाउंड का ही हुआ। इस वर्ष भारत ने 29 लाख पाउंड के अनाज, 17,30,000 पाउंड का नील, 7,70,000 पाउंड के कच्चे रेशम का निर्यात किया। अंग्रेजों ने चीन में भारतीय अफीम की बिक्री को भी प्रोत्साहन दिया। उस समय भी दिया, प्रोत्साहन दिया, और उस समय भी दिया जबकि चीनियों ने अफीम के जहरीले हानिकारक गुणों के कारण अफीम प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब चीन में अफीम पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी ब्रिटेन ने क्या किया था, भारतीय अफीम को चीन के बाजारों में पहुंचाने में जरा भी कमी नहीं की। ठीक है। इस व्यापार से ब्रिटिश व्यापारियों को भारी मुनाफा हुआ। कंपनी द्वारा नियंत्रित भारतीय प्रशासन को भारी राजस्व भी मिलते थे। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में अफीम के आयात पर कड़ा प्रतिबंध था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का निर्यात मुख्यतः कच्चे कपास, जूट, रेशम, तिलहन, गेहूं, खाल, चमड़ा, नील, चाय तक ही सीमित था। 1813 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति का निर्धारण ब्रिटिश उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार होने लगा। ये हमको याद रखना होगा, ये आपके स्टेटमेंट के रूप में पेपर में आ भी सकता है। 1813 के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति का निर्धारण किस आधार पर हुआ, ब्रिटिश उद्योग की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा। ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत को ब्रिटेन के कारखानों के माल का उपभोक्ता, कच्चे मालों का निर्यातक बनाना। ओके, अच्छा, इतनी देर से ये चीजें पढ़ रहे थे। चलिए, अंग्रेजों के आने से पहले भारत की करीब 90% जनसंख्या गांव में रहती थी। ठीक है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की 90% से अधिक जनसंख्या कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। ठीक है, ध्यान रखना। और जो गांव था ना, गांव कैसा था भाई, गांव आत्मनिर्भर जैसा था, आत्मनिर्भर जैसा था। यहां पर कृषि और दस्तकारी कार्य की प्रमुखता थी। कृषि और दस्तकारी कार्य की प्रमुखता थी, अंग्रेजों के आने से पहले की बात है। यहाँ के जो व्यवसाय थे वो क्या थे, व्यवसाय वंशानुगत थे। यहाँ पर व्यवसाय, यहाँ पर वंशानुगत थे। प्रमुख व्यवसाय तो इनका कृषि ही था, लेकिन ये उद्योग के क्षेत्र में भी उन्नत थे। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी उन्नत थे। ठीक है।
यहाँ पे रेशमी और सूती कपड़े, रेशमी और सूती वस्त्र कैसे थे यहाँ के वस्त्र? उन्नत किस्म के माने जाते थे, उन्नत किस्म के माने जाते थे। यहाँ पर और क्या काम होता था? संगमरमर का काम होता था भाई, संगमरमर का काम, लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी का काम होता था, नक्काशी कार्य होता था। सोने चांदी के आभूषण, आभूषण और पत्थर पर तराशी का कार्य किया जाता था। अंग्रेजों के आने से पहले की बातें हैं। याद रखना, निर्यातक थे हम, निर्यात करते भी थे, ठीक है, निर्यातक भी थे हम, निर्यातक भी थे। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में देखा जाए तो नील, मसाला और अफीम, खास करके ये 3 चीजें निर्यात में थी। वैसे कपड़े वपड़े का भी निर्यात किया जाता था, ठीक है। इस दौर को, जिस समय ये ब्रिटिश साम्राज्य आया, तो इसके आर्थिक नीतियों के दौर को एक नाम है आर.पी. दत्त, रजनी पाम दत्त नाम है। इन्होंने उपनिवेश के दौर को 3 चरणों में बांटा, के दौर को 3 चरणों में बांटा। 3 चरण कौन कौन से थे? वाणिज्यिक चरण, स्वतंत्र व्यापारिक चरण, स्वतंत्र व्यापारिक, पूंजीवाद चरण, और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद चरण। इन तीनों का समय भी है। ये 1757 से 1813 तक चला वाणिज्यिक चरण। स्वतंत्र व्यापारिक चरण 1813 से 1857 तक चला, और फिर वित्तीय पूंजीवाद का दौर जो चला है वो 1858 से लेकर 1947 तक चला, ठीक है। इन तीनों दौरों में अलग अलग चीजें भी हुई हैं। जैसे अगर हम वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण की बात करें या वाणिज्यिक चरण की बात करते हैं, वाणिज्यिक चरण या वणिकवाद, वणिकवाद, वाणिज्यिक चरण या फिर वणिकवाद, इसमें क्या है? इसमें इस दौर में कंपनी का जो उद्देश्य था, अधिक से अधिक धन कमाना। कंपनी का उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक धन कमाना, कंपनी का मूल उद्देश्य था ये, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, राजनैतिक शक्ति में वृद्धि चाहते थे वो लोग, है ना, राजनैतिक शक्ति में भी वृद्धि चाहते थे, और साथ ही साथ व्यापार पर एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार, सॉरी, मतलब इस समय का, इस दौर में कंपनी के 3 मूल उद्देश्य हुए। एक तो हुआ अधिक से अधिक पैसा कमाना, दूसरा हुआ राजनीतिक शक्ति में वृद्धि, और तीसरा हुआ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। कंपनी ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तरीके भी अपनाए होंगे, जाहिर सी बात है, अलग अलग तरीके अपनाए होंगे। कैसे तरीके अपनाए इन्होंने? अधिक से अधिक अगर धन कमाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई? यहां पर उनको खुद ही राज करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मतलब इन्होंने क्या किया? पहली बात तो क्या किया इन्होंने? एकाधिकार और प्रतिद्वंदी समाप्त किया। व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना है तो इनको प्रतिद्वंदी भी समाप्त करना पड़ेगा। इन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने कुछ काम किए, कुछ कदम उठाए अपने, ठीक है, कुछ प्रयास किए। बोल रहे हैं कि जो वाणिज्यिक चरण में कंपनी का उद्देश्य रहा है, अधिक से अधिक धन कमाना, राजनीतिक शक्ति में वृद्धि करना, व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी ने कुछ प्रयास भी किए।
उन प्रयासों में एक प्रयास है प्रतिद्वंदी समाप्त करना। ठीक है। दूसरा क्या इनका प्रयास रहा कि जो सामान खरीदना है ना, कम मूल्य पर खरीदा जाए, कम मूल्य पर खरीदना, अधिक मूल्य पर बेचना। अब ये काम कैसे संभव हो सकता है? कम पे खरीद के अधिक पे बेचेगा कोई? भाई प्रतिद्वंदी कोई नहीं रहेगा तो अपने मन माफी कर सकते हैं ना, मनमानी, अपना मनमानी चला सकते हैं ये लोग, है ना। ये हो गया। एक और है, तीसरा तरीका इन्होंने अपनाया राजनैतिक नियंत्रण स्थापित करने का। राजनैतिक नियंत्रण स्थापित करने का। ठीक है। राजनैतिक नियंत्रण स्थापित करने का भी इन्होंने क्या किया? काम किया। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने ये 3 काम किए थे। ठीक है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है, यहां पे लिख दे रहे हैं, के एम पनिक्कर। के एम पनिक्कर हैं। इन्होंने 1765 से 1772 के समय को डाकू राज्य कहा था। डाकू राज्य की संज्ञा दी। ठीक है। 1765 से 1772 के काल को इन्होंने एक डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। हमने उस दिन गृह व्यय की बात की थी ना, गृह व्यय आप लोगों को फिलहाल बताए थे। मूल रूप से गृह व्यय है क्या? गृह व्यय का मतलब है भारत राज्य सचिव और उससे संबंधित व्यय, उससे संबंधित व्यय आपका क्या है? गृह व्यय है। इसमें क्या क्या आता है? कंपनी के भागीदारों का लाभांश, कंपनी के भागीदारों का लाभांश, विदेश में लिए गए सार्वजनिक ऋण, विदेश में लिए गए सार्वजनिक ऋण, सैनिक और असैनिक व्यय, सैनिक और असैनिक व्यय। इसके अलावा इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद, भंडार वस्तुओं की खरीद, ये आपके गृह व्यय हैं। ये जो गृह व्यय है आपके वाणिज्यिक चरण का एक प्रकार है, या बोल सकते हैं वाणिज्यिक चरण में खर्च का एक तरीका है। जो ब्रिटिश उपनिवेश 3 चरणों से होकर गुजरा है ना। वो 3 चरण कौन कौन से थे? एक तो हमने वाणिज्यिक चरण बताए, वाणिज्यवाद बताए, है ना। एक वाणिज्यवाद बताया हमने, वणिकवाद बताया, वाणिज्यिक चरण बताए, तीनों एक ही हैं। दूसरा जो चरण रहा है उसका नाम क्या था? स्वतंत्र औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, या फिर इसको बोल सकते हैं स्वतंत्र व्यापार का चरण, स्वतंत्र व्यापार का चरण। ठीक है। इसमें क्या हुआ और ये कब से कब तक लागू रहा है? 1819 से 37 तक। कब से कब तक? 1819 से 1837 तक। 1813 से 1813 से 1857। 1857 तक। ठीक है। ये रहा है आपका औद्योगिक पूंजीवाद का चरण या फिर स्वतंत्र व्यापार का चरण। इसमें क्या हुआ? इस दौर में कंपनी पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए थे, है ना। 1813 में कंपनी पर से व्यापार पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बरकरार रहा, है ना। जी सर। दौर में 1813 में खास करके
व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए, सिर्फ चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा है। इनका एक व्यापारिक एकाधिकार बना रहा है, जो 1833 में फिर जाके समाप्त होता है। ठीक है। इस समय में कंपनी का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य क्या था इस समय? इस समय मुख्य लक्ष्य था भारत को ब्रिटेन के अधीन, लिख सकते हैं आप, भारत को ब्रिटेन के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना। ठीक है। एक तो ये लक्ष्य हो गया आपका, भारत को एक अधीनस्थ बाजार बनाना था ब्रिटेन के लिए। दूसरा क्या लक्ष्य रहा? लिखिए, दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा। भारत को ऐसे उपनिवेश के रूप में परिवर्तित करना, भारत को ऐसे उपनिवेश के रूप में परिवर्तित करना जहां से ब्रिटेन को कच्चा माल प्राप्त होता रहे। ठीक है। दो लक्ष्य रहे हैं कंपनी के। अब इन दोनों लक्ष्यों को पाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? देखिए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी ने क्या किया? भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। ऐसे करके हम लिख सकते हैं, इसके लिए कंपनी ने, ऐसे करके लिखिए, फिर ऐसे डैश कर दीजिए। इसके लिए कंपनी ने क्या क्या किया है? पहला पॉइंट है, क्या बोले थे? पहला पॉइंट, भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, शिल्प उद्योगों का विनाश। शिल्प उद्योगों का विनाश, शिल्प उद्योगों का विनाश। ठीक है। तीसरा पॉइंट भी लिख लेना, तीसरा पॉइंट भी लिख लेना, भू राजस्व प्रणालियां लागू करना। भू राजस्व प्रणालियां लागू करना। ठीक है। भू राजस्व प्रणालियां कौन कौन सी लागू की गई थी? हालांकि इससे पहले भी लागू थी, इस औद्योगिक पूंजीवाद के चरण से पहले भी लागू थी। तो कौन कौन सी थी भाई? जैसे इन्होंने भू राजस्व प्रणालियां, (1772) में इन्होंने क्या किया? सबसे पहले मुर्शिदाबाद से कुछ कलकत्ता की तरफ स्थानांतरित किया गया था। क्या था वो? राजधानी राजधानी क्या था? क्या लिखे? तो 1772 में केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। ठीक है। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। ठीक है। चलो, इसने फिर एक व्यवस्था शुरू की थी 1772 में ही, पंचशाला व्यवस्था। पंचशाला व्यवस्था नाम से ही पता चला कि 5 साल की कोई व्यवस्था रही होगी। फिर इसके बाद 1777 में क्या लाया गया? सालाना बंदोबस्त। सालाना बंदोबस्त लाया गया, क्योंकि 85 तक वॉरेन हेस्टिंग्स ही है, तो उसी के समय में ये सब हो रहा है। 1786 में क्या हुआ? रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। ठीक है। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई। कब हुई? 1786 में। ठीक है। व्यवस्थाएं देखिए कई सारी रही हैं। इजारेदारी व्यवस्था क्या थी भाई? इजारेदारी व्यवस्था बंगाल में सबसे पहले
1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी, यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी जिसमें, पॉइंट में ही लिखना सब कुछ, जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। ठीक है, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। फिर क्या किया गया, इसी इजारादारी, ये जो ठेके वाली व्यवस्था थी, 1777 में क्या कर दिया गया, इसको वार्षिक कर दिया गया। मतलब इजारेदारी व्यवस्था ही है जो शुरुआत में पंचवर्षीय थी, 1777 में जाके क्या किया गया, उसको वार्षिक कर दिया गया। ठीक है, सालाना बंदोबस्त जो हमने ऊपर लिखवाया है। ठीक है, ठेके को वार्षिक कर दिया गया। इससे कंपनी को लाभ तो हुआ था, लेकिन उनकी वसूली में अस्थिरता आई थी। ठीक है, इसकी कमी क्या रही, इजारेदारी व्यवस्था की कमी क्या रही है, लिख लीजिए। सबसे बड़ी कमी ये थी, या सब, ठीक है, इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि, सर ये कमी लिखवा रहे हैं। हाँ लिखिए ना भाई। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक लगान वसूलते थे। स्थायी बंदोबस्त क्या था सर? इसमें था कि 10/11 भाग जो था वो कंपनी को दे करना था, और 1/11 भाग जो जमींदार होते थे वो रख लिया करते थे। मतलब एक तरह से जमींदार को भूभाग का स्वामी बना दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, इस्तमरारी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जागीरदारी भी बोलते हैं, और एक सूर्यास्त करके कुछ था वो भी। जमींदारी भी बोलते हैं, मालगुजारी भी बोलते हैं, सूर्यास्त कानून भी बोलते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, स्थायी भी, इस्तमरारी, जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी, सूर्यास्त कानून। इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखेंगे ये 1793 में लागू हुआ है। किसके द्वारा लागू किया गया है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कहां पर लागू किया गया ये, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में, मतलब वाराणसी तक। देखिए 1793 में लागू हुआ है, कॉर्नवालिस द्वारा लागू हुआ। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, इन क्षेत्रों पर लागू किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखना, ब्रिटिश भारत के करीब 19% भाग पर लागू हुआ। ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। एक चीज और याद रखना, इसे लागू किसी ने भी किया है, लागू तो इन्होंने किया, कॉर्नवालिस ने, लेकिन इसका प्रणेता कौन है, प्रणेता, प्रतिपादक जिसको हम बोल सकते हैं, इसका प्रणेता कौन है, उसका नाम है जॉन शोर। ठीक है, जॉन शोर इसका नाम है। इसके प्रावधान क्या रहे हैं, प्रावधान क्या क्या रहे हैं,
भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित, भू राजस्व हमेशा के लिए निर्धारित किया गया। ठीक है। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। और अगला पॉइंट भी लिखिएगा, जमींदारों के नए वर्ग को, जमींदारों के नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया, भूस्वामी घोषित किया गया। और याद रखना, इस व्यवस्था में भूस्वामित्व को परंपरागत बनाया गया। ठीक है। प्रावधान क्या रहे हैं, क्या क्या, भूस्वामित्व को परंपरागत बना दिया गया, भूस्वामित्व को परंपरागत बना दिया गया। एक पॉइंट और लिखिएगा, लगान का 10/11वां भाग सरकार को और 1/11वां भाग जमींदार का निश्चित किया गया। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। लिख लीजिएगा, इसके अनुसार, इसके अनुसार जमींदारों को लगान की राशि जमा करने के लिए, लगान की राशि जमा करने के लिए एक दिन निश्चित किया जाता था, एक दिन निश्चित किया जाता था। और उस दिन सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से पहले लगान जमा करवाना अनिवार्य था, अनिवार्य था। ठीक है। अगर देखो क्या है ना, अगर मान लीजिए कोई जमींदार सूर्यास्त से पहले, उस दिन सूर्यास्त से पहले लगान को जमा नहीं कर पाता था, तो क्या होता था भाई, उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, है ना। चाहे तो लिख सकते हैं, अगर इस समय में जमींदार लगान नहीं जमा कर पाता था तो उसकी जमींदारी नीलाम की जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। अच्छा, अब इसमें समस्या देखो क्या रही ना, कि पहली बात तो नए जमींदार वर्गों का जो उदय हुआ था, नए जमींदार वर्गों का ही उदय हुआ ना, नए जमींदार निर्धारित किए गए थे, उन्हीं को भूमि का मालिक माना गया। तो नए जमींदार जो वर्ग थे वो कौन थे, दूरदेशी थे, मतलब कहीं किसी बड़े शहर में दूर में जाके बैठे रहते थे, वहां से कंट्रोल करते थे। कंट्रोल वो क्या करते थे, वो बीच में निश्चित कर देते थे, भाई आप वसूलिए, आप वसूलो, आप वसूलो। अगला वाले बोला आप वसूल लेना, दूसरे ने बोला तुम वसूलना, उसने बोला तुम वसूलना, सबका अपना निश्चित हो गया। दूर किसी शहर में बैठा हुआ जमींदार, जो बैठा हुआ जमींदार था, उसको गांव में किसान के खेत में बीज पड़ा है, पानी की सुविधा है, बारिश हुई कि सूखा पड़ा, बाढ़ आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। दूर किसी शहर में बैठे जमींदार, जिसके बारे में, जिसको किसानों के बारे में जरा सी भी भनक तक नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो लगान वसूलने के लिए भी क्या किया था, किसी दूसरे को नियुक्त कर रखा था। ये काम कंपनी ने नहीं किया था, कंपनी ने ये व्यवस्था नहीं की थी कि जमींदार वहां बैठा रहेगा, बीच में किसी को नियुक्त किया जाएगा तो वो जाके वसूलेगा, ऐसा नहीं था। कंपनी के पास ऐसा, कंपनी को ऐसा लगा होता तो क्या करती कंपनी, उसी वही गांव का ही किसी किसान को नियुक्त कर देती, भैया तुम वसूल लेना, हमको दे देना। ये जमींदारों ने किया था, इसी बोला गया दूरदेशी व्यवस्था। इसलिए इसको क्या बोला गया, दूरदेशी, दूरदेशी व्यवस्था इसको बोला गया था। ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि कई सारे जमींदार, अच्छा जो नए जमींदार वर्ग थे उनको किसानों से कोई लगाव नहीं था। जो पुराने जमींदार हुआ करते थे वो किसानों के बीच में रहते थे, किसानों की समस्याओं को समझते भी थे, सुनते भी थे, सोचते भी थे, उनकी मदद भी करते थे। सिंचाई व्यवस्था नहीं, बारिश बाढ़ सूखा कुछ भी आ गया है तो उस स्थिति में वो उनके लगान को माफ भी कर देते थे, क्योंकि वो गांव से बहुत अच्छे से परिचित थे। लेकिन जो शहर वाला है उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं होती थी। किसानों की हालत बद से बदतर हो गई, तो किसानों की ही हालत बद से बदतर नहीं हुई थी। याद रखना, कंपनी
को भी कोई फायदा नहीं हुआ था। कंपनी को इस व्यवस्था से कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हुई थी कंपनी को, बस। ठीक है, ऐसा बताया जाता है जब जमींदारों ने लगान को नहीं जमा किया तो कई सारे जमींदारों की जमींदारी नीलाम भी हुई। एनसीईआरटी में पढ़े होंगे आप लोग, मेरे ख्याल से कक्षा 8 वाली एनसीईआरटी है। उसमें बताया जाता है कि बंगाल में उस समय जो नीलामियां हुई थी जमींदारों की, उसमें से करीब 90% नीलामियां फर्जी थी। फर्जी किस लिए थी भाई? फर्जी इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जो जमींदार पहले से बनाया गया था वो जानबूझ के नहीं जमा किया लगान। बात जब नीलामी की आई, उसने क्या किया, अपने आदमी खड़े कर दिए नीलामी बोली लगाने के लिए, क्योंकि उसको पता था हमारी नीलामी हो रही, हम नहीं खरीद पाएंगे। अपने आदमी खड़ा किए, उस पर पैसा लगाया उन्होंने, उनके व्यक्ति ने क्या किया, उस नीलामी में बोली लगाकर उस जमींदारी को खरीद लिया। फिर से वो जमींदारी जो है ना, घूम के उसी जमींदार के पास फिर से पहुंच गई। अब ये एक बार नहीं, ये कई बार हुआ है। एनसीईआरटी में बताया गया ये बात, ठीक है ना। इससे और क्या हुआ, गांव के गांव खाली हो गए, व्यवस्था कुल मिला के असफल रही, ठीक है ना। अब अंग्रेजों को क्या लगा कि इसकी जगह पे कुछ और भी व्यवस्था लाई जाए, है ना। अच्छा, इसके प्रभाव भी पड़ेंगे। प्रभाव इसके कैसे हो सकते हैं? देखो, सकारात्मक भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक ही है, सकारात्मक प्रभाव भी होगा इसका। सकारात्मक प्रभाव इसके लिख लेते हैं। लिखिएगा सकारात्मक प्रभाव क्या था। न्यून उत्पादन की दशा में भी कंपनी की आय घटती नहीं थी। कम उत्पादन के बावजूद भी कंपनी की आय घटती नहीं थी, जिससे कि बचत की संभावना में वृद्धि हुई। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं। स्थायी प्रबंध होने के नाते इस व्यवस्था में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों की कुछ संख्या शासन संबंधी अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो गई। कृषकों के लिए ऐसा माना गया कि इससे उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ भूमि जोत में भी वृद्धि होगी, ठीक है। अगला पॉइंट भी लिख लीजिए। सर, भूमि जोत में वृद्धि होगी कि हो गई? हो गई नहीं, माना गया था ना, तो होगी ही लिखा जाएगा, हो गई का क्या मतलब है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। जमींदारों को कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग करने के अवसर प्राप्त हुए, ठीक है। नए प्रयोग क्या रहे हैं? उर्वरक के इस्तेमाल और फसल प्रणाली के रूप में, ठीक है। नकारात्मक पक्ष भी लिखना है इसका, नकारात्मक इसमें क्या रहा है। लिखिएगा। अधिक उत्पादन की स्थिति में भी, पहला पॉइंट है, अधिक उत्पादन की स्थिति में भी कंपनी को निश्चित राजस्व प्राप्त होता था और जबकि अतिरिक्त आय को भूस्वामी या बिचौलिए हड़प कर लेते थे। आगे चलकर ना ये स्थिति और भी खतरनाक होती है, और भी विकराल रूप धारण करती है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिएगा। जब समय के साथ
जब समय के साथ उत्पादन और वसूली तो बढ़ी थी, लेकिन उत्पादन और वसूली बढ़ी तो थी, लेकिन कंपनी को इसका लाभ नहीं मिला। ठीक है, कहने का मतलब है इससे कंपनी को फायदा नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ उसके इनकम का एक जरिया बढ़ गया था, वो घाटे में नहीं जा रही थी। ठीक है, लेकिन लाभ भी नहीं हुआ था। घाटे में तो नहीं गई, लेकिन लाभ भी नहीं हुआ कंपनी को। ठीक है, ये तो कंपनी के प्रभाव रहे। दो प्रभाव हमने कंपनी के देखे। जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, लिखिएगा। बहुत अधिक लगान और उसे निर्धारित समय पर, बहुत अधिक लगान और उसे निर्धारित समय पर ना चुकाए जाने के कारण पुराने जमींदार भूमि से वंचित हो गए और किसान कर्ज में डूब गए। ठीक है, लास्ट में सर न चुकाने जाने के कारण के बाद क्या बोले सर? हाँ, पुराने जमींदार भूमि से वंचित हो गए और किसान कर्ज में डूब गए। अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा। भूमि संबंधी मामलों में बिचौलियों का प्रवेश। भूमि संबंधी मामलों में बिचौलियों का प्रवेश। ठीक है, ओके, हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा। अधिकांश जमींदार प्रवासी हो गए। अभी हमने एक दूरदेशी व्यवस्था के बारे में बताया था। ठीक है, अधिकांश जमींदार प्रवासी हो गए जो दूरदर्शी शोषणकर्ता बन गए। ठीक है,